नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सीटेट एग्ज़ाम के लिए हिंदी शिक्षण शास्त्र का रिवीजन करवाने वाला हूं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया हूं दोस्तों, 50 से ऊपर क्वेश्चन है। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देख करके समझ लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आपको सीटेट के एग्ज़ाम में इस तरह का शिक्षण शास्त्र का क्वेश्चन आए तो आसानी से बन जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। हिंदी पेडागोजी जिसे अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में हिंदी का शिक्षण शास्त्र कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन समझ पे आधारित होता है दोस्तों, इसको रटना नहीं है, समझना है, अपने थिंकिंग पावर को डेवलप करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। चारों ऑप्शन को दोस्तों ध्यान से पढ़िए और सबसे पहले आपको सही आंसर नहीं खोजना है, सबसे पहले गलत आंसर को छांटना है। कौन कौन सा गलत है उसको काट दीजिए, उसके बाद जो लास्ट में बचेगा वही आपका आंसर होगा। शिक्षण शास्त्र बनाने का यही नियम है दोस्तों, सबसे पहले आप गलत ऑप्शन को छांटते चलिए और लास्ट में जो बचेगा, हो सकता है दो क्वेश्चन पे आपको कन्फ्यूजन हो, तो उस दोनों में देखिएगा कौन सा ऑप्शन सबसे जोरदार है, वह आंसर होगा। और अगर 3 छट गया तो लास्ट नंबर 1 बचेगा, वही आंसर होगा। तो चलिए आप चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन देखिए, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। दोस्तों, यह पॉजिटिव सेंस में है और आपका क्वेश्चन क्या था, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है। क्वेश्चन भी पॉजिटिव में है, आपको यह बात ध्यान रखनी है। जो पॉजिटिव सेंस में क्वेश्चन रहेगा तो आंसर भी पॉजिटिव में ही देना है। अगर नेगेटिव में क्वेश्चन है तब आप नेगेटिव आंसर देंगे। यानी पॉजिटिव है क्वेश्चन तो पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव है क्वेश्चन तो नेगेटिव आंसर। तो यहाँ पहला नंबर जो है पॉजिटिव है, हो सकता है आंसर। आगे फिर देखिए इससे अच्छा आंसर मिल रहा है कि क्या। दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा ऑप्शन, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। दोस्तों, पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनने से कोई मतलब नहीं है, ये आंसर बहुत कमज़ोर है, ये आंसर नहीं हो सकता है। अब आगे देखिए, तीसरा ऑप्शन है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। दोस्तों, वही दूसरा को ही आकर्षक को यहाँ शोभा लिख दिया। ये एक दूसरे का जो है पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, और ये भी इस ऑप्शन को कमज़ोर बना देता है। चित्र पाठ को शोभा बढ़ाते हैं, ये सटीक आंसर नहीं है। पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य जो है कुछ और होता है दोस्तों। अब देखिए चौथा नंबर, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। दोस्तों, प्रचलन है इसलिए दे रहे हैं, ये भी सटीक आंसर आपको नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से आप देखें, दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन तो अपने आप कट गया, कमज़ोर आंसर है। तो पहला नंबर यहाँ सबसे पॉजिटिव आंसर है और सबसे जोरदार आंसर है, इसलिए इस प्रश्न का, पहला नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन ही जवाब होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा, चित्र में अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। दोस्तों, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं, कौन सा है आप खोजिए। पहला ऑप्शन में है सुनना और पढ़ना, दूसरा ऑप्शन में है सुनना और बोलना, तीसरा ऑप्शन में है बोलना और लिखना, और चौथा ऑप्शन में है पढ़ना और लिखना। आप दिमाग लगा करके आप सोचिए कौन सा आपके अनुसार सही जवाब होगा, फिर हम आपको बताएंगे जो आप सही दिए हैं आंसर कि नहीं दिए हैं। सोच लिए होंगे दोस्तों आप। इस प्रश्न का सही जवाब होता
बोलना और लिखना तीसरा नंबर आंसर होगा दोस्तों। भाषा कौशल दो तरह का होता है, एक अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है और दूसरा होता है दोस्तों ग्रहणात्मक कौशल। तो अभिव्यक्तात्मक यानी हम लोग जिस कौशल के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, अपने अंदर के भावों को, विचारों को व्यक्त करते हैं, उसे अभिव्यक्तात्मक कौशल कहते हैं। तो बोल करके हम लोग और लिख करके अपने भावों को, विचारों को व्यक्त करते हैं, इसलिए अभिव्यक्तात्मक कौशल बोलना और लिखना है दोस्तों। और सुन करके और पढ़ करके हम ग्रहण करते हैं दोस्तों, इसलिए ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत सुनना और पढ़ना आता है। तो ये सुनना और पढ़ना जो पहला ऑप्शन में है, ये ग्रहणात्मक कौशल हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में ग्रहणात्मक कौशल पूछे तो सुनना और पढ़ना मारिएगा। अभिव्यक्तात्मक कौशल तो आप देख ही चुके हैं, बोलना और लिखना अभिव्यक्तात्मक कौशल है। तो इस प्रश्न का, सेकंड नंबर प्रश्न का तीसरा नंबर सही जवाब है यहाँ। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है, निगेटिव पूछ रहा है, इसलिए आप निगेटिव में आंसर देंगे, पॉजिटिव में नहीं दे दीजिएगा। इस बात को बहुत ध्यान रखना होगा आपको, बारीकी से क्वेश्चन को पढ़ना है और याद रखना है क्वेश्चन निगेटिव है कि पॉजिटिव। तो यहाँ निगेटिव था, यहाँ नहीं लगा हुआ है दोस्तों, इसलिए आप देखिए पहला ऑप्शन क्या है, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग, ये तो पॉजिटिव है। तो आप आंसर देंगे कि नहीं आप सोचिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए दोस्तों, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। फिर आगे देखिए दोस्तों, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। और चौथा ऑप्शन फिर देखिए, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। तो सोचिए दोस्तों आपके अनुसार क्या आंसर होना चाहिए, फिर हम बताते हैं कौन सा सही होगा। सोच लिए होंगे दोस्तों। देखिए पहला ऑप्शन, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अगर पॉजिटिव सेंस में क्वेश्चन रहता तो ये आंसर होता, लेकिन पॉजिटिव में तो है नहीं, क्वेश्चन निगेटिव में है, इसलिए निगेटिव आंसर देना है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है दोस्तों। दूसरा देखिए, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ये भी पॉजिटिव है दोस्तों, और पॉजिटिव क्वेश्चन नहीं है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा देखिए, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। दोस्तों कंठस्थ करना निगेटिव शब्द है और यह निगेटिव ही पूछ रहा था, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब तीसरा नंबर होगा। फिर आगे चौथा भी ऑप्शन पढ़ लीजिए, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना, ये तो पॉजिटिव है और पॉजिटिव पूछ नहीं रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो आप देख लिए हैं तीसरा ऑप्शन यहाँ सटीक है, बिल्कुल करेक्ट है इस प्रश्न के लिए। अब चलिए चौथा नंबर प्रश्न पे चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, दूसरा ऑप्शन है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, तीसरा ऑप्शन है समय व अवधि पर, और चौथा ऑप्शन है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। सोचिए आप चारों ऑप्शन में से आपके अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। दोस्तों अपनी थिंकिंग पावर को बढ़ाइए, सोचने की क्षमता को बढ़ाइए, ताकि आप ये शिक्षण शास्त्र वाला क्वेश्चन आसानी से बना सके। दोस्तों हर विषय में शिक्षण शास्त्र 15 नंबर में आता है, 15 नंबर करके पूछता है, यानी 75 नंबर का, 150 नंबर में 75 नंबर का शिक्षण शास्त्र ही है। अगर एक बार आपको समझ में आ गया, दिमाग में सोचने की क्षमता विकसित हो गई, तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। इसलिए सोच समझ करके आंसर दीजिए, रटना नहीं है इस प्रश्न को, शिक्षण शास्त्र रटा नहीं जाता है, समझा जाता है दोस्तों। अब देखिए पहला ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, दूसरा है भाषिक नियमों के ज्ञान पर, तीसरा है समय व अवधि पर, और चौथा है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। दोस्तों आप सोच लिए होंगे कौन सा आंसर होगा, तो हम देखते हैं। देखिए उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। पहला ऑप्शन उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, इससे और अच्छा दोस्तों मजबूत आंसर खोजिए, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, इससे भी मजबूत खोजिए, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। दोस्तों सबसे मजबूत यहाँ चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद पता चला, सबसे मजबूत आंसर यहाँ जो है चौथा नंबर है दोस्तों, क्योंकि जब तक आप समस्या के कारण को पता नहीं करेंगे, क्या कारण है समस्या का, तब तक आप उसका सही उपचार नहीं कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए सबसे पहले समस्या के कारण को पता करेंगे, और कारण, समस्या के कारण को पता करना निदानात्मक परीक्षण कहलाता है दोस्तों। इसलिए सबसे पहले निदानात्मक परीक्षण होगा, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण होगा, निदान के बाद उपचार होता है। तो यहाँ इस प्रश्न का, चौथा नंबर प्रश्न का सटीक जवाब चौथा ऑप्शन था,
अब आगे बढ़ते हैं। अब 5वां प्रश्न देखिए। 5वां प्रश्न है दोस्तों, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? आपको चारों ऑप्शन को पढ़ करके आंसर छांटना है, कौन सा सही आंसर होगा। पहला ऑप्शन देखिए, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। दूसरा ऑप्शन देखिए दोस्तों, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। तीसरा ऑप्शन देखिए, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रमिक क्रम से सीखते हैं। और चौथा ऑप्शन देखिए, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। तो दोस्तों चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आप सोच लिए होंगे कौन सा आंसर होगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको कौन सा होगा। यहाँ भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है, पॉजिटिव है दोस्तों, सही पॉजिटिव में इसका आंसर देना है। कौन सा सही होगा, भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा बाहर से भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है, ये नहीं होगा दोस्तों, ये कमजोर आंसर लग रहा है। दूसरा तो सरासर गलत है दोस्तों, ये आंसर होगा ही नहीं, केवल लगा हुआ है और निगेटिव में रहता तब हो सकता था ये नहीं होगा यहाँ। तो पहला और दूसरा छट गया, दोनों कमजोर आंसर था। तीसरा में भी दोस्तों केवल लगा हुआ, ये भी कमजोर हो गया, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। इस तरह से आप 3 ऑप्शन छांट दिए हैं, तो चौथा आपका सही आंसर बचा। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं दोस्तों, एक कौशल के बिना दूसरा कौशल अधूरा है, इसलिए चारों कौशल एक दूसरे से जो दोस्तों अंतः संबंधित है। अगर एक कौशल अधूरा रह गया तो दूसरा कौशल भी प्रभावित हो जाएगा, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब चौथा होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर प्रश्न देखते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न क्या है? 6ठा नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? तो दोस्तों आप एक भाषा के शिक्षक हैं और बहुसांस्कृतिक कक्षा है, तो किस बात को ज्यादा महत्व देंगे, सोचिए। पहला ऑप्शन है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। दूसरा ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को व्याकरण सिखाना। और चौथा ऑप्शन है स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आप सोचिए कौन सा आंसर होगा। दोस्तों आप सोच लिए होंगे, इस प्रश्न का सबसे सटीक जवाब होगा बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। दोस्तों यहाँ जो है सबसे सटीक जवाब पहला नंबर है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब पहला नंबर होगा और बाकी सब कमजोर आंसर है, इसलिए वो नहीं होगा। पहला नंबर ही यहाँ इस प्रश्न का सही जवाब है। अब चलिए 7वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 7वां प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न है, हिंदी के कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि? दोस्तों हिंदीतर भाषी बच्चे का मतलब हो गया वैसा बच्चा जिनका मातृभाषा हिंदी नहीं है, तो उस बच्चे को सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्यों? चारों ऑप्शन में से सोचिए आप। पहला ऑप्शन है प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। दूसरा ऑप्शन है वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं। और तीसरा ऑप्शन है हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। चौथा ऑप्शन है हिंदी बहुत कठिन भाषा है। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद दोस्तों आपको कौन सा सही लग रहा है, सोचिए, जल्दी से आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होती है, यानी पहला ऑप्शन ही इस प्रश्न का सटीक जवाब है। प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा में संरचना में अंतर होने के कारण बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है दोस्तों, कठिनाइयों का अनुभव होता है। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 8वां नंबर प्रश्न देखिए, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है, क्या है महत्वपूर्ण? चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। पहला ऑप्शन है मधुर वाणी। दूसरा ऑप्शन है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बातों को कह सकना। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। और चौथा ऑप्शन है अलंकारिक भाषा का प्रयोग। सोचिए चारों ऑप्शन में से कौन सा इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर होगा। आप सोच लिए होंगे, इस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर है दोस्तों संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बातों को कह सकना, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। और बाकी आंसर उतना इस
सेकंड नंबर ऑप्शन जितना मजबूत नहीं है दोस्तों, वो कमजोर आंसर है, इसलिए बाकी ऑप्शन नहीं होगा, केवल सेकंड नंबर ही इस प्रश्न का सही जवाब यहाँ है। अब चलिए अगला नंबर देखते हैं, 9वां नंबर प्रश्न देखिए। 9वां नंबर प्रश्न दोस्तों देखिए, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? दोस्तों आप प्रतिकूल और अनुकूल दोनों में अंतर समझिएगा। प्रतिकूल मतलब नेगेटिव सेंस में प्रयोग किया जाता है और अनुकूल पॉजिटिव सेंस में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो इसलिए यहाँ क्वेश्चन नेगेटिव हो गया। कौन सा समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है दोस्तों? तो नेगेटिव में जाना है आपको। सोचिएगा, अब सोचिए, चारों चारों ऑप्शन में से नेगेटिव सोचना है दोस्तों, कौन सा ज़्यादा नेगेटिव है वो आंसर होगा। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। और चौथा ऑप्शन है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आप सोचिए कौन सा आंसर देंगे। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब देखिए, व्याकरण का नियम ये निगेटिव माना जाता है अपने आप में, और यहाँ व्याकरण सिखाने का कह रहा है, व्याकरण सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा दोस्तों। तो यही जो है निगेटिव है और निगेटिव खोजना था, क्योंकि प्रतिकूल है क्वेश्चन में, प्रतिकूल मतलब निगेटिव। तो इसलिए इस प्रश्न का 9वां नंबर प्रश्न का सही जवाब पहला ऑप्शन है। अब चलिए 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 10वां नंबर, कहानी सुनाने से क्या होती है? कहानी सुनाने से, चारों ऑप्शन को पढ़िए दोस्तों। कहानी सुनाने से क्या होगी? बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे प्रसन्न होते हैं। तीसरा ऑप्शन है बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं। और चौथा ऑप्शन है बच्चे अनुशासित रहते हैं। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद, समझने के बाद दोस्तों आप जवाब दीजिए क्या आंसर होगा। कहानी पढ़ने से दोस्तों, कहानी पढ़ने से बच्चों की कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति का विकास होता है। पहला ही ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों, इसलिए 10वां नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। अब चलिए 11वां नंबर प्रश्न देखिए। 11वां प्रश्न है, बच्चों की लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? पहला ऑप्शन सुंदर लेख का अभ्यास। दूसरा ऑप्शन अपने अनुभवों को लिखना। तीसरा ऑप्शन है श्रुत लेख। और चौथा ऑप्शन है पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद दोस्तों आप छांट लिए होंगे कौन सा सही जवाब है। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा अपने अनुभव को लिखना दोस्तों। ये सेकंड नंबर ऑप्शन जो है यहाँ 11वां नंबर प्रश्न का सही जवाब सेकंड नंबर ऑप्शन है दोस्तों, अपने अनुभव को लिखना। ये लेखन कौशल का सबसे बेहतर हो सकता है। लेखन कौशल का मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर है दोस्तों अपने अनुभव को लिखना। अब चलिए 11वां नंबर प्रश्न, 11 हो गया है दोस्तों, 12 नंबर प्रश्न देखिए। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो दोस्तों एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती आपको खोजना है। चारों ऑप्शन को पढ़िए ध्यान से, फिर ऑप्शन को छांटिए, उसके बाद सबसे लास्ट में जो बचेगा वही आपका सही जवाब होगा। तो देखिए, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, पहला ऑप्शन था। दूसरा है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। और चौथा है भाषा संसाधनों का अभाव। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद दोस्तों छांटिए सबसे अच्छा आंसर कौन सा है इस प्रश्न के लिए। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी दोस्तों? तो सबसे पहला ऑप्शन था बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। तीसरा है बच्चों की भाषा के संचार के साधनों को प्रभाव से मुक्त करना। चौथा है भाषा संसाधनों का अभाव। तो दोस्तों यहाँ पहला नंबर बेस्ट ऑप्शन है। भाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, यही शिक्षक के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है दोस्तों। इसलिए इस प्रश्न का 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब पहला नंबर ऑप्शन होगा। अब चलिए 13वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 प्रश्न देखिए दोस्तों, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है दोस्तों? अनावश्यक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है एकमात्र संसाधन है। तीसरा ऑप्शन साध्य है। और चौथा ऑप्शन साधन है। आप छांटिए भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या होगी। दोस्तों छांटने पर पता चला जो
अनावश्यक तो निगेटिव हो गया, ये आंसर नहीं होगा। एकमात्र दोस्तों निगेटिव है, मात्र एकमात्र कहीं भी मिल जाए तो ये निगेटिव होता है। अगर निगेटिव में पूछता क्वेश्चन तब सही होता, लेकिन यहाँ पॉजिटिव है क्वेश्चन। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की कैसी भूमिका होती है, तो अनावश्यक है, एकमात्र संसाधन है, नहीं होगा। साध्य है और साधन है, इस तीन दोनों में से सोचिए दोस्तों, तो साधन है। पाठ्य पुस्तक एक साधन है दोस्तों। तो इसलिए इस प्रश्न का 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब चौथा ऑप्शन होगा। अब चलिए 14वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 14वां नंबर प्रश्न है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है। पहला ऑप्शन है गृह कार्य देना अति आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन है गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। और तीसरा नंबर ऑप्शन है गृह बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। और चौथा नंबर है गृह कार्य कक्षा के लिए गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको कौन सा ऑप्शन सही लगा, सोचिए। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है दोस्तों, गृह कार्य देना अति आवश्यक है, हो सकता है इससे और बेस्ट ऑप्शन खोजिए। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। दोस्तों ये सरासर गलत है। गृह कार्य अभिभावक को व्यस्त रखने के लिए नहीं दिया जाता है। अगला नंबर देखिए दोस्तों, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ये बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों। तीसरा नंबर पढ़ने का 3 ऑप्शन जब पढ़े, चारों ऑप्शन पढ़े, गृह कार्य कक्षा में के कार्य का अभ्यास मात्र है, यहाँ मात्र लगा हुआ है दोस्तों, तो ये भी निगेटिव हो गया, तो ये आंसर होगा नहीं। अब 1 और 3 को कंपेयर करने पर पता चला 3 बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए तीसरा नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता। 14वां नंबर प्रश्न का सही जवाब तीसरा ऑप्शन होगा। अब चलिए 15वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इस बार असत्य खोजना है दोस्तों, निगेटिव खोजना है। देखिए निगेटिव को हम घेर दिए हैं, आपको याद रहे ताकि निगेटिव खोजना है। पहला ऑप्शन देखिए, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। तीसरा ऑप्शन है, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। और चौथा ऑप्शन है, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा लगा, सोचिए। निगेटिव में खोजना है। तो देखिए पहला नंबर क्या था, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियां व निरर्थक अभ्यास में बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। ये तो दोस्तों पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, ये नहीं होगा आंसर। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा परिमार्जन कर लेंगे, ये भी पॉजिटिव है दोस्तों, ये भी नहीं होगा आंसर। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, हो सकता है ये। और उसके बाद चौथा पहले पढ़ लीजिए, बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। दोस्तों 4 नंबर 15वां का जो है 4 और 3 को देखने पर, तुलना करने पर पता चल रहा है जो तीसरा नंबर जो है ज़्यादा कमज़ोर है दोस्तों चौथा से। इसलिए इस प्रश्न का औसत में निगेटिव में खोजना है, तो इस प्रश्न का सही जवाब तीसरा रखिए। जटिल बच्चे जो है, जटिल बच्चे तो भाषा भाषा सीख करके आते हैं, लेकिन जटिल और समृद्ध संरचनाओं से लैस नहीं होते हैं दोस्तों। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब तीसरा नंबर ऑप्शन होता। अब चलिए 16वां नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न देखिए, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा क्या कर रही है। पहला ऑप्शन है, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। दूसरा, केवल सर्वनाम का प्रयोग ही जानती है। और तीसरा नंबर है, केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है। और चौथा है, केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। दोस्तों आपके अनुसार इस चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, जल्दी से सोचिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा, देखिए मंदिरा नाम की लड़की है, पहली कक्षा की स्टूडेंट है और वह बोल रही है मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग कर रही है। इससे स्पष्ट होता है दोस्तों, मंदिरा जो है लिंग
वचन, क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। और इस प्रश्न का सही जवाब पहला नंबर ही होगा। बेस्ट ऑप्शन, चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद बेस्ट ऑप्शन पहला ही है। यहाँ देखिए दूसरा में केवल लगा हुआ है, तीसरा में केवल लगा हुआ है और चौथा में भी केवल लगा हुआ है, जो कि निगेटिव को सूचित कर रहा है और क्वेश्चन निगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में है। इसलिए पहला नंबर यहाँ बेस्ट ऑप्शन है। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 17वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, 17वां प्रश्न क्या है? 17वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 17वां प्रश्न है भाषा। भाषा क्या है? पहला ऑप्शन नियमों की जानकारी से ही निखरती है। दूसरा ऑप्शन विद्यालय में ही सीखी जाती है। तीसरा ऑप्शन एक नियमबद्ध व्यवस्था है। और चौथा ऑप्शन है सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। तो सोचिए चारों ऑप्शन में से भाषा के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये सही जवाब है। और बाकी में देखिए यहाँ ही लगा हुआ है, यहाँ ही लगा हुआ है और यहाँ भी ही लगा हुआ है। दोस्तों ही लग करके ही जो है उस सेंटेंस पे जोड़ देता है और निगेटिव बना देता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है यह होता, तीसरा ऑप्शन होता। अब चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। दोस्तों यहाँ सबसे कम पूछ रहा है, यानी निगेटिव में जाना है आपको। पढ़िए, चारों ऑप्शन को पढ़िए और छांटिए। भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यासों में वैविध्य, तीसरा पाठों की संख्या और चौथा ऑप्शन है विषय वस्तु में वैविध्य। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन सा है, सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है, ये सोचना है। तो आप सोच लिए होंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा, चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको ये तीसरा नंबर जो ऑप्शन है पाठों की संख्या, ये बहुत कम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पाठों की संख्या उतना मायने नहीं रखता है, पाठ कितना है शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब तीसरा नंबर ऑप्शन होता। अब चलिए 19वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 19वां नंबर प्रश्न देखिए, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, एक से अधिक भाषा का प्रयोग क्या होगा? पहला ऑप्शन में है किसी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। दूसरा ऑप्शन है कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षकों के लिए गहन समस्या है। और चौथा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा लग रहा है, जल्दी से बोलिए दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब 19वां नंबर प्रश्न का सही जवाब, चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग क्या होगा? पहला ऑप्शन देखिए किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है। दोस्तों एक से अधिक भाषा अगर आप जानते हैं, इसका मतलब बहुभाषिक, आप बहुभाषिक हैं, एक से अधिक भाषा जान रहे हैं, इसलिए ये बाधक नहीं होगा। दोस्तों बहुभाषिक जो है संसाधन का काम करती है, तो ये गलत है। कक्षाई जटिलता को बढ़ाता है, जटिलता निगेटिव शब्द है दोस्तों अपने आप में, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। और शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, समस्या तो निगेटिव है ही, तो ये भी निगेटिव हो गया। तो 3 ऑप्शन छट गया, तो बचा लास्ट नंबर आंसर संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है, तो चौथा नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता। अब चलिए 20वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। देखिए भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव सोचना है, निगेटिव लगा हुआ है नहीं, तो निगेटिव में आंसर होगा। अब चलिए पहला नंबर ऑप्शन पढ़िए, सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा ऑप्शन है भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती है। तीसरा ऑप्शन है भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। और चौथा ऑप्शन है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है। जबकि अब दोस्तों अब क्या होगा? अब इस चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आप आंसर दीजिए, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? इस प्रश्न का सही जवाब 20वां नंबर प्रश्न का सही जवाब दोस्तों, चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद निगेटिव में आंसर देना है। तो यहाँ देखिए तीसरा नंबर भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, ये गलत है दोस्तों। नहीं लगा हुआ है, निगेटिव है और निगेटिव ही पूछ रहा था, इसलिए तीसरा नंबर ऑप्शन यहाँ इस प्रश्न का सही जवाब है। अब चलिए 21वां नंबर प्रश्न देखिए, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? दोस्तों कम लिखा हुआ है, कम यानी आप निगेटिव में जाएंगे। कम लिखा हुआ है तो निगेटिव में जाएंगे, या जो बहुत बहुत जो है कम इम्पोर्टेंट हो, ज़्यादा जो है कमजोर आंसर वाला जो है आपको आंसर देना है। तो चलिए
आप सोचिए, पहला पहला ऑप्शन को पढ़ करके देखिए। बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, ये पहला ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य। तीसरा ऑप्शन है कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण। और चौथा ऑप्शन है कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। चारों ऑप्शन को पढ़ करके आपको बताना है एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसी सबसे कम महत्व देंगे, यानी कमजोर आंसर खोजना है। तो सोचिए सोचिए, जल्दी से सोचिए, चारों ऑप्शन में से सबसे कमजोर कौन सा लग रहा है आपको। 21 नंबर को पढ़ने के बाद, चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद दोस्तों सबसे कमजोर पहला नंबर ही लग रहा है। बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे करते हैं। तो पहला नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है दोस्तों। अब चलिए 22वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है केवल कहानी अथवा कविताएं। दूसरा ऑप्शन है विदेशी साहित्य की रचनाएं। तीसरा ऑप्शन है ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो। और चौथा ऑप्शन है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। कौन सा, चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको कौन सा सही लगा, जल्दी से सोचिए। 22वां नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हो। दोस्तों, बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और अलग अलग तरह की भाषाओं का प्रयोग किया हुआ, अलग अलग तरह की छटाएं हो। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद ये सबसे अच्छा ऑप्शन है, सबसे अच्छा आंसर है। अब चलिए 23वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 23वां प्रश्न देखिए, 23वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। दोस्तों यहाँ भी फिर निगेटिव पूछ रहा है, नहीं तो निगेटिव वाला आंसर दीजिएगा। चारों ऑप्शन को पढ़िए। बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास। तीसरा है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना। और चौथा है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद सबसे कमजोर यानी सबसे निगेटिव वाला आंसर कौन सा है, जल्दी से सोचिए आप। यहाँ दोस्तों तीसरा नंबर आंसर व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना सबसे निगेटिव लग रहा है। दोस्तों कंठस्थ करना बहुत निगेटिव माना जाता है, व्याकरण भी निगेटिव माना जाता है, लेकिन यहाँ कंठस्थ करना भी है और ये सबसे ज़्यादा निगेटिव यही तीसरा नंबर है बाकी ऑप्शन से। तो यहाँ निगेटिव में खोजना था, इसलिए तीसरा नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता। 23वां नंबर प्रश्न का सही जवाब तीसरा नंबर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर प्रश्न देखिए, 24वां नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 24वां प्रश्न है हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा महत्व किसे देंगे। पहला है व्याकरणिक नियम को। दूसरा ऑप्शन है सीखने की क्षमता का आकलन। तीसरा है काव्य सौंदर्य। और चौथा है निबंध लिखने की योग्यता। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको सही आंसर देना है। कौन सा सबसे अच्छा ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा महत्व किसे देंगे। निगेटिव में नहीं है क्वेश्चन दोस्तों, पॉजिटिव में है, इसलिए पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव नहीं देना है। 24 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा, देखिए व्याकरण नियम, तो व्याकरणिक नियम बताए थे निगेटिव में सही होता है, यहाँ पॉजिटिव में सही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन को पढ़िए सीखने की क्षमता का आकलन, ये हो सकता है। आगे पढ़िए काव्य सौंदर्य, ये नहीं होगा, कमजोर आंसर है। निबंध लिखने की योग्यता, इस दोनों में कंपेयर कीजिए। दूसरा और चौथा ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको दूसरा सबसे सटीक जवाब लग रहा है इस प्रश्न का, 24वां नंबर प्रश्न का, इसलिए 24वां नंबर प्रश्न का सही जवाब है दूसरा ऑप्शन, सीखने की क्षमता का आकलन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां नंबर प्रश्न देखिए। देखिए दोस्तों 25वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है। पहला ऑप्शन है संज्ञा शब्दों के दो उदाहरण दीजिए। दूसरा ऑप्शन है बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। तीसरा ऑप्शन है संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए। और चौथा ऑप्शन है संज्ञा को परिभाषित कीजिए। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताना है। देखिए
निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल पॉजिटिव है, तो निगेटिव जवाब नहीं होगा, इसलिए आप पॉजिटिव में सोचिए। और परिभाषा देना तो निगेटिव होता है। देखिए, तीसरा नंबर ऑप्शन में परिभाषा देना है और चौथा में भी परिभाषा देना है, तो ये दोनों आंसर हो नहीं सकता है। अब पहला और दूसरा में तुलना कीजिए आप, दोनों में से कौन सा मजबूत आंसर लग रहा है आपको? तो आप पाएंगे दोस्तों दूसरा नंबर जो है ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा मजबूत है यहाँ। पहला और दूसरा में तुलना करने पर पता चला दूसरा मजबूत है, क्योंकि बादल, आसमान, चिड़िया बच्चे के साथ संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखेंगे, ये बेस्ट ऑप्शन है। इसलिए 25वां नंबर प्रश्न का सही जवाब दूसरा होगा। अब चलिए 26वां नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए 26वां प्रश्न है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? तो सबसे कम दोस्तों, कम प्रभावी मतलब निगेटिव। निगेटिव में चलिए, पहला ऑप्शन है संवाद अदायगी, दूसरा ऑप्शन है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, तीसरा ऑप्शन है अपने अनुभवों का वर्णन करना और चौथा ऑप्शन है बातचीत करना। कौन सा आपको कमजोर आंसर लग रहा है, ये सोचना है। चारों आंसर में से कौन सा कमजोर है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों 26वां नंबर प्रश्न का सही जवाब दूसरा नंबर, व्याकरण आधारित संरचना जो है ये कमजोर आंसर है। बताए थे व्याकरण निगेटिव सेंस में सही होता है और यहाँ सबसे कम पूछ रहा है यानी निगेटिव पूछ रहा है, इसलिए दूसरा नंबर ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। अब चलिए 27वां प्रश्न पे चलते हैं। 27वां प्रश्न देखिए, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? दोस्तों पॉजिटिव है क्वेश्चन, इसलिए पॉजिटिव में सोचिएगा आंसर। पहला ऑप्शन देखिए समृद्ध भाषिक वातावरण, दूसरा है भाषा के व्याकरणिक नियम, तीसरा है पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर और चौथा है भाषा की पाठ्यपुस्तक। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आप पॉजिटिव सेंस में जाइए और सोचिए कौन सा चारों में से करेक्ट होगा। आप सोच लिए होंगे। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पहला ऑप्शन ही बेस्ट ऑप्शन लगा, क्योंकि समृद्ध भाषिक वातावरण ये इस प्रश्न का सही जवाब है। भाषा सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है भाषिक परिवेश, समृद्ध भाषिक परिवेश, वातावरण देना, ये बेस्ट ऑप्शन है दोस्तों, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट है। अब चलिए 28वां नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 28वां प्रश्न देखिए, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय क्या करनी चाहिए? पहला ऑप्शन है अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, दूसरा है उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। दोस्तों उन्हें कक्षा में अलग से बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, ये आंसर होगा कि नहीं आप सोचिए। तीसरा ऑप्शन देखिए, उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए और चौथा है कम पाठों वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। कौन सा चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा इस प्रश्न का? सोचिए जल्दी से, आप सोच लिए होंगे आप। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय सबसे अधिक जो है ये क्या कहते हैं, उन्हें अलग से बैठाना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए विभिन्न गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, ये तो नेगेटिव है, ये भी नहीं होगा। कम पाठ वाली पुस्तक देना चाहिए, ये भी नहीं होगा दोस्तों। तो दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन तो कट गया। सबसे सटीक जवाब होगा दोस्तों इस प्रश्न का अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, ताकि क्योंकि दृष्टि बाधित बच्चा है वो देख नहीं पाएगा, तो मौखिक भाषा सुन करके तो समझ सकता है, तो अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करेंगे, तो बेस्ट ऑप्शन है पहला नंबर यहाँ। अब चलिए 29वां नंबर प्रश्न देखिए, बहुभाषिकता है। बहुभाषिकता क्या है दोस्तों? भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है, पहला ऑप्शन। दूसरा है भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, तीसरा है भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है और चौथा है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से सोचिए। आप सोच लिए होंगे। 29वां नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन का काम करती है, संसाधन है। इस प्रश्न का चौथा नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे बड़ी बाधा है ये तो नहीं होगा, खतरे में डालती है ये भी नहीं होगा और बाधा उत्पन्न करती है ये भी नहीं होगा, ये सब नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं होगा। बहुभाषिकता पॉजिटिव सेंस में लेना है, बहुभाषिकता संसाधन का काम करती है और बहुत बड़ा संसाधन है भाषा सीखने सिखाने के लिए। इसलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। चलिए इसका सही जवाब आप जान गए। अब देखिए दोस्तों मिस्टेक से 29 नंबर 2 बार लिखा गया है, 30 इसको समझिए। इस इस क्वेश्चन को अब 30वां नंबर समझिए। बच्चे विद्यालय आने से पहले बच्चे विद्यालय आने से पहले क्या होते हैं दोस्तों? चारों ऑप्शन को पढ़िए। भाषा के चारों कौशल पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं, तीसरा नंबर ऑप्शन है कुरी सिलेट होते हैं और चौथा है भाषा का समुचित उपयोग करना
करने में समर्थ नहीं होते हैं। ये है चौथा ऑप्शन। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आप सोचिए कौन सा सही जवाब होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों तीसरा नंबर आंसर। अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ विद्यालय आते हैं। बच्चे जो है अपनी नियमबद्ध व्यवस्था, भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था, व्यवहारिक कुशलता के साथ विद्यालय आते हैं। तो सेकंड नंबर यहाँ करेक्ट होगा। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 31वां नंबर प्रश्न क्या है। 31वां प्रश्न है भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। तो भाषा सिखाने का क्या उद्देश्य है। पहला ऑप्शन देखिए, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। दूसरा ऑप्शन है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तीसरा ऑप्शन है अपनी बात कह सकना, अपनी बात कहना सीखना। और चौथा ऑप्शन है दूसरों की बातों को समझना सीखना। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको सबसे सटीक कौन सा आंसर लग रहा है, बेस्ट आंसर कौन सा लग रहा है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों दूसरा नंबर। विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। भाषा का जितना हम लोग प्रभावी ढंग से प्रयोग कर पाएंगे उतना हम लोगों के लिए बेहतर है, और यही भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब दूसरा नंबर होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 32वां नंबर प्रश्न देखिए। 32वां प्रश्न है दोस्तों, 32वां प्रश्न देखिए, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है सर्वाधिक महत्वपूर्ण। पहला ऑप्शन है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा ऑप्शन है भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। तीसरा ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक। और चौथा ऑप्शन है भाषा का प्रयोग करना। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको बेस्ट ऑप्शन खोजना है। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होगा, सोचिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। पहला नंबर ऑप्शन दोस्तों यहाँ बेस्ट ऑप्शन है, और इस प्रश्न का सही जवाब पहला ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। 33वां नंबर प्रश्न देखिए। 33वां नंबर प्रश्न है भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको इस प्रश्न का सही जवाब खोजना है। सोचिए 33वां नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों जीवन के विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग होता है। पहला नंबर करेक्ट है यहाँ। अब आगे बढ़ते हैं। 34वां नंबर प्रश्न देखिए। 34वां प्रश्न है भाषा स्वयं में क्या है दोस्तों। पहला ऑप्शन है एक जटिल चुनौती है। दूसरा ऑप्शन है एक विषय मात्र है। तीसरा है संप्रेषण का एक मात्र साधन है। और चौथा है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको सबसे सटीक आंसर इस प्रश्न का कौन सा लग रहा है, जल्दी से सोचिए और आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ये करेक्ट है, इस प्रश्न के लिए बेस्ट ऑप्शन है। देखिए जटिल चुनौती निगेटिव होता है, ये नहीं होगा। और एक विषय मात्र है, मात्र तो निगेटिव पहले ही आपको बताए थे, और एक मात्र भी निगेटिव होता है। तो ये तीनों लगातार पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो बचा एक चौथा नंबर, और चौथा नंबर ही इस प्रश्न का सही जवाब है। अब चलिए 35वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न देखिए दोस्तों। 35वां प्रश्न क्या है, एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन जो है छिप गया कहीं, देख लीजिए। 35वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न किधर है। यहाँ पे देखिए 35वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है। तो पहला ऑप्शन है बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। दूसरा ऑप्शन है बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। तीसरा ऑप्शन है बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब दें। और चौथा ऑप्शन है संस्कृत निष्ठ भाषा में ही जवाब दें। तो सोचिए चारों ऑप्शन में से कौन सा आपके अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब होना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा, आप सोच लिए होंगे, इस प्रश्न का सही जवाब होगा दूसरा ऑप्शन, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दें। दोस्तों बंधे बंधाए जवाब नहीं देना है, ये आंसर होता है इस प्रश्न का। अब चलिए 36वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 36वां प्रश्न क्या है, क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है दोस्तों। 36वां नंबर प्रश्न, 36वां प्रश्न क्या है, 36वां प्रश्न देखिए। 36वां प्रश्न है बच्चे अपने परिवेश से
बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि पहला ऑप्शन बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। दूसरा ऑप्शन बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए। तीसरा ऑप्शन बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। और चौथा बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको कौन सा इस प्रश्न का सबसे सही जवाब और सटीक जवाब लग रहा है, जल्दी से आंसर दीजिए। दोस्तों चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद इस प्रश्न का सही जवाब होता, देखिए, तीसरा नंबर, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। ये जो है इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि क्वेश्चन पॉजिटिव में था तो पॉजिटिव में आंसर देना है। देखिए, अत्यंत सरल भाषा का प्रयोग ये नहीं होगा। दूसरा है बच्चे बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए बच्चे को, तो ये तो सरासर गलत है। और चौथा में देखिए केवल का प्रयोग हुआ है, केवल निगेटिव में प्रयोग होता है, तो इसलिए ये भी गलत है। तो बच गया तीसरा ऑप्शन। अब चलिए 37वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 37वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 37वां प्रश्न क्या है? 37वां प्रश्न है, 37वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 37 प्रश्न क्या कह रहा है? 37 प्रश्न देखिए, भाषा की पाठ्यपुस्तक, दोस्तों भाषा की पाठ्यपुस्तकें, पहला ऑप्शन है भाषा सीखने की एकमात्र संस्थान है। दूसरा है अभ्यास परक ही होनी चाहिए। तीसरा है साधन है। और चौथा है साध्य है। भाषा की पाठ्यपुस्तकें क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन रिपीट है, एक बार और हो चुका था, इसलिए इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जानते होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है साधन है। पाठ्यपुस्तकें दोस्तों साधन है, ये ऑप्शन सब गलत है, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब चलिए 38वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 38 प्रश्न क्या कह रहा है? 38वां प्रश्न है दोस्तों, देखिए 38वां प्रश्न कह रहा है बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना खाली स्थान से संभव है। क्या चीज से संभव है? पोर्टफोलियो से, उत्तर पुस्तिकाओं से, लिखित परीक्षा से और मौखिक परीक्षा से। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद सोचिए यहाँ कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा इस प्रश्न के लिए। 38वां नंबर प्रश्न के लिए दोस्तों आप सोच लिए होंगे, इस प्रश्न का सही जवाब होगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो एक फाइल होती है दोस्तों, जिसमें बच्चों के हर प्रगति के बारे में हर जानकारी रहता है दोस्तों। उसके माता पिता के बारे में, उसके समाज के बारे में और बच्चा के बारे में, उनके अनुभव के बारे में हर ज्ञान रहता है। इसलिए हम यहाँ से बच्चों की प्रगति के बारे में लेखा जोखा रख सकते हैं पोर्टफोलियो को पढ़ करके। अब चलिए 39वां नंबर प्रश्न देखिए। 39वां प्रश्न दोस्तों, 39वां प्रश्न जो है, 39वां प्रश्न देखिए, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या है? पहला ऑप्शन है त्रुटियों को बढ़ावा देती है। दूसरा ऑप्शन है बड़ों के पढ़ने की वस्तु है। तीसरा ऑप्शन है साधक है। और चौथा ऑप्शन है बाधक है। क्या है दोस्तों? पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या करती है? क्या होगा आपके अनुसार? जल्दी से आंसर से दीजिए। पहला ऑप्शन देखिए त्रुटियों को बढ़ावा देती है, तो गलत है, ये आंसर नहीं होगा। बड़ों की पढ़ने की वस्तु है, ये भी कमजोर आंसर है दोस्तों, ये भी नहीं होगा। साधक है, हो सकता है, और बाधक तो नहीं होगा दोस्तों, सरासर ये गलत है। तो आपको दूसरा और तीसरा में कंपेयर करने पर आपको तीसरा बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, ये साधक है। इस प्रश्न का 39 नंबर प्रश्न का सही जवाब तीसरा नंबर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 39 के बाद 40 नंबर देखिए। 40 नंबर प्रश्न है बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या है? पहला ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर देना। दूसरा ऑप्शन है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। तीसरा ऑप्शन है श्रुत लेख। और चौथा ऑप्शन है लिखित परीक्षा। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है इस प्रश्न के लिए? दीजिए आप अपना उत्तर, उसके बाद फिर हम बताते हैं आपको कौन सा सही होगा। दोस्तों आप लोग सोच लिए होंगे, आंसर दे दिए होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब है दूसरा नंबर ऑप्शन, प्रश्न पूछना, पढ़ी हुई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। इस प्रश्न का सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। अब चलिए अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। 41वां नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 41वां प्रश्न है दोस्तों, 41वां प्रश्न देखिए, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण क्या है? दोस्तों भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है क्या है? पहला ऑप्शन है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। दूसरा ऑप्शन है भाषा का व्याकरण। तीसरा ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक। और चौथा ऑप्शन है भाषा का शिक्षक। तो दोस्तों कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा इस प्रश्न का? आप सोचिए, दीजिए जवाब। चारों ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट है आपके अनुसार? फिर हम बताते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा।
दोस्तों आप सोच लिए होंगे, दे दिए होंगे जवाब। इस प्रश्न का सही जवाब होगा भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग इस प्रश्न के लिए यानी भाषा अर्जन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब चलिए 41वां नंबर प्रश्न हम देखते हैं। 41वां प्रश्न देखिए, 41 हो गया दोस्तों, 42 देखते हैं। 42 क्या है? 42 देखिए, 42 है दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? तो पहला ऑप्शन है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल न करना। दूसरा ऑप्शन है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। चौथा ऑप्शन है निजी अनुभवों के आधार पर का सृजनशील प्रयोग करना। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको इस प्रश्न का सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा लग रहा है, सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा लग रहा है, जवाब दीजिए। आप सोच लिए होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। चौथा नंबर बेस्ट ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 43 नंबर प्रश्न क्या है? 43 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 43 नंबर प्रश्न है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। क्या है दोस्तों? चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है भाषा सीखने के तरीके मात्र है। दूसरा ऑप्शन है भाषा सीखने, सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। तीसरा ऑप्शन है केवल शिक्षण पद्धति है। और चौथा ऑप्शन है केवल साहित्य गतिविधियां हैं। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आप छांटिए ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट इस प्रश्न का, सोचिए आप। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों 43वां नंबर प्रश्न का सही जवाब दूसरा ऑप्शन होगा। देखिए तीसरा और चौथा में तो केवल केवल लगा हुआ है, ये आंसर नहीं होगा। और पहला नंबर में भी मात्र लगा हुआ है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो इस तरह से आपको केवल एक आंसर बच रहा है। इस प्रश्न का सही जवाब दूसरा नंबर होगा, ऑप्शन भाषा सीखने, सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। अब 44वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 44वां प्रश्न क्या है? 44वां प्रश्न देखिए दोस्तों, 44वां प्रश्न है, देखिए 44वां प्रश्न है बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? पहला ऑप्शन है शब्द पढ़वाना। दूसरा ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर पूछना। तीसरा ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। और चौथा ऑप्शन है सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको इस प्रश्न का बेहतर आंसर कौन सा होगा, सबसे बेस्ट आंसर कौन सा होगा, सोचिए जल्दी से। आपको कुछ समय हम दे रहे हैं, जल्दी से सोचिए आप कौन सा आंसर होगा। आप सोच लिए होंगे। इस प्रश्न का 44वां नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों तीसरा नंबर आंसर होगा बातचीत, विभिन्न संदर्भों में बातचीत, विभिन्न संदर्भों में बातचीत इस प्रश्न का बेस्ट ऑप्शन है। अब चलिए 35वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 35वां क्या है? 45वां दोस्तों, 35वां नहीं सॉरी, 45वां। 45 क्वेश्चन क्या है? 45 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 45वां नंबर प्रश्न है, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन करना। दूसरा ऑप्शन है भाषा के व्याकरण का आकलन करना। तीसरा ऑप्शन है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। और चौथा है पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन करना। चार ऑप्शन को पढ़ने के बाद आप इस प्रश्न का क्या जवाब होगा, जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों। चार ऑप्शन को पढ़ने के बाद आप सही जवाब दे दिए होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा तीसरा नंबर, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों का प्रयोग करने की क्षमता का आकलन। ये है भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 46वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 46वां प्रश्न क्या है? 46वां प्रश्न है दोस्तों, 46 नंबर प्रश्न है, देखिए 46 नंबर प्रश्न है, 46 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग का उद्देश्य नहीं है। निगेटिव पूछ रहा है दोस्तों, इस बार निगेटिव है क्वेश्चन, तो निगेटिव में आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना। सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना। तीसरा ऑप्शन है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना। और चौथा ऑप्शन है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। चारों ऑप्शन में से सोचिए सबसे कमजोर आंसर कौन सा है या सबसे ज्यादा निगेटिव कौन सा है। निगेटिव में प्रश्न है इसलिए निगेटिव में इसका आंसर होगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब होगा चौथा नंबर, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। यहाँ सबसे निगेटिव है और इस प्रश्न का निगेटिव देना था आंसर, इसलिए यही आंसर होगा। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 47वां नंबर प्रश्न देखिए। 47वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, पाठ्यपुस्तक की भाषा
पहला ऑप्शन है बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है तत्सम प्रधान होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है तद्भव प्रधान होनी चाहिए। और चौथा ऑप्शन है अधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से आप आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों पहला ऑप्शन, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, यहाँ यही बेस्ट ऑप्शन था। अब चलिए 48वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 48वां नंबर, टोटल 54 क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, और हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। बहुत अब कम क्वेश्चन बचा हुआ है, इसलिए आप लोग जब तक वीडियो खत्म ना हो तब तक गौर से जो है देखते रहिए और ध्यान से आप आंसर देते रहिए। अब अगला नंबर प्रश्न है 48वां नंबर प्रश्न है दोस्तों। 48वां नंबर प्रश्न देखिए। 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ 48 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने से तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। दूसरा ऑप्शन है भाषा का व्याकरण सिखाना। तीसरा ऑप्शन है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना। और चौथा ऑप्शन है भाषा का प्रयोग सिखाना। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, आप आंसर दीजिए। सबसे बेस्ट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए, तो दोस्तों आप दे दिए होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होगा भाषा का प्रयोग सिखाना। दोस्तों भाषा सिखाने का मेन उद्देश्य होता है भाषा का प्रयोग सिखाना। अधिक से अधिक अपने दैनिक जीवन में बच्चा भाषा का प्रयोग कर सके, यही होता है भाषा सिखाने का उद्देश्य। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। 49वां नंबर प्रश्न देखते हैं। इस 49वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 49वां नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है, पहला ऑप्शन भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। दूसरा है भाषा का व्याकरण सिखाना। तीसरा है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना। और चौथा है भाषा का प्रयोग सिखाना। तो इस प्रश्न का क्या आंसर होगा 49वां नंबर प्रश्न का, देखिए 49वां नंबर प्रश्न का आप लोग सोच लिए होंगे क्या आंसर होगा। तो भाषा का प्रयोग सिखाना होगा दोस्तों। भाषा प्रयोग बेस्ट माना जाता है, इसलिए भाषा प्रयोग सिखाना यहाँ बेस्ट ऑप्शन है। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 50वां प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 50वां प्रश्न क्या है, 50वां प्रश्न देखिए 50वां प्रश्न क्या है। 50वां प्रश्न है घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा क्या होती है। पहला ऑप्शन है सदैव टकराहट से गुजरती है। दूसरा ऑप्शन है सदैव समान होती है। तीसरा ऑप्शन है समान हो सकती है। और चौथा ऑप्शन है सदैव अलग होती है। क्या होगा बेस्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए। घर की भाषा और विद्यालय की भाषा में दोस्तों क्या है, समानता है कि असमानता है कि क्या होती है नहीं होती है, आप जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। आप दे दिए होंगे इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होता समान हो सकती है। विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा और घर की भाषा समान हो सकती है, ये जवाब होता है तीसरा नंबर। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 51 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। 51 नंबर प्रश्न देखिए। 51 नंबर प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पॉजिटिव में है क्वेश्चन और पॉजिटिव में आप सोचिएगा। पहला ऑप्शन है भाषा प्रयोग के अवसर। दूसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक। तीसरा ऑप्शन है उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र। और चौथा ऑप्शन है व्याकरणिक नियम का स्मरण। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद बेस्ट ऑप्शन खोजना है और पॉजिटिव आंसर खोजना है, नेगेटिव नहीं खोजना है। तो इस तरह से आप दीजिए जवाब। दे दिए होंगे आप लोग, सोच लिए होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होता है दोस्तों भाषा प्रयोग के अवसर, ये बेस्ट ऑप्शन है यहाँ। और बाकी सब निगेटिव है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ इस प्रश्न का सही जवाब पहला नंबर होता। अब चलिए 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 52 नंबर प्रश्न है हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों, बाल साहित्य पहला ऑप्शन है, बाल साहित्य का विविध उपयोग। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान। तीसरा ऑप्शन है सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें। और चौथा ऑप्शन है उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको बेस्ट ऑप्शन कौन सा लगा, जल्दी से सोचिए कौन सा आंसर होगा। दोस्तों आप सोच लिए होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब होता बाल साहित्य का विविध उपयोग। पहला नंबर ऑप्शन यहाँ बेस्ट है इस प्रश्न के लिए। अगला नंबर प्रश्न आप देखिए 53वां नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। उसके बाद 54वां नंबर प्रश्न होगा जो लास्ट होगा। अब 53 नंबर प्रश्न देखिए, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। तो पहला नंबर ऑप्शन है जो बहुत छोटी हो। दूसरा ऑप्शन है जिसमें बहुत सारे पात्र हो। तीसरा ऑप्शन है जिसमें 2 ही पात्र हो। और चौथा ऑप्शन है जिसके शब्दों वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से सोचिए।
चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको पता चला होगा जो यहाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन दोस्तों चौथा नंबर है, जिसके शब्दों, वाक्यों, घटनाओं की वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। ये कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए दोस्तों बेस्ट है और यहाँ सबसे बेस्ट ऑप्शन चौथा है। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। आज का लास्ट प्रश्न है 54वां प्रश्न। इस वीडियो में हम केवल 54 प्रश्न लिए हैं। अब देखिए 54वां प्रश्न क्या है। 54वां प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या प्राथमिकता होना चाहिए? पहला ऑप्शन है केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना। दूसरा ऑप्शन है कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। और चौथा ऑप्शन है बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद इस प्रश्न का बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, सोचिए आप। इस प्रश्न का बेस्ट ऑप्शन होगा दोस्तों तीसरा नंबर ऑप्शन, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। यहाँ बेस्ट ऑप्शन है। केवल लगा हुआ ये गलत होगा। दूसरा है कविता और कहानी के द्वारा केवल लगा हुआ है, गलत होगा। और चौथा ऑप्शन देखिए बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना, ये हो सकता है, लेकिन इससे बेस्ट ऑप्शन है तीसरा नंबर, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, ये बेस्ट ऑप्शन है। इसलिए 54वां नंबर प्रश्न का बेस्ट ऑप्शन तीसरा नंबर है। इस तरह से दोस्तों आज हम वीडियो हिंदी शिक्षण शास्त्र का यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको मेरा यह प्रयास बेस्ट लगा है, अच्छा लगा है, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।